बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास आज हमने चैप्टर 5 का सेकंड टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। प्रीवियस हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, तो आज बच्चों हमने पढ़ना है नेक्स्ट। पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। हाँ, चलें स्टार्ट करते हैं। इसी तरह बच्चों, अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, जहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं, जिससे प्रीवियस तमाम लेक्चर्स आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो या 4 का हो, या इनके न्यूमेरिकल्स हो, ठीक है बच्चों। हाँ जी, इसी तरह आपने कोई और टॉपिक सुनना है वो भी बता सकते हैं। चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेटे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ और इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आपस में क्या रिलेशन है, हमने आज इस बारे में स्टडी करना है। तो बेटे, आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, लेकिन होता वो उसके इक्वल ही है, ठीक है ना। हाँ जी, तो इस बात को याद रखिएगा। तो अब इसको हमने प्रूफ करना है यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ को यूज करके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूफ करना है। तो बेटे, हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ना, एक m1 है, एक m2 है। तो बेटे, m1 ने m2 पे फोर्स लगाई, उसको हम बोल दें हमारी फोर्स है एक्शन, और m2 ने m1 पे फोर्स लगाई, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन। अब आप देखें दोनों की डायरेक्शन क्या है बच्चों, ऑपोजिट डायरेक्शन है, और हो भी दोनों फोर्सेस हमारी इक्वल होंगी, दोनों फोर्सेस हमारी इक्वल होंगी, एक्शन रिएक्शन हमारा इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इस तरह हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कर रहा है, कंसिस्टेंट है, ठीक है ना, उसके साथ मिल रहा है, रिलेशन है उसका। ये उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है बच्चों। हाँ, चले अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बच्चे, सबसे पहले ना आपको इसके बारे में पता हो कि ये क्या बात हो रही है। तो बेटे, सबसे पहले आप बात सुने कि ये हमारे पास लेट से अर्थ है, ठीक है। इतनी छोटी होती तो नहीं, लेकिन हमने समझाने के लिए आपको ड्रॉ किया, मैंने कहा ये अर्थ है। तो इसके लिए इसकी एक फील्ड है, जगह है, जिस फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो जमीन उस पर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो ये रीजन, ये स्पेस, ये जगह क्या कहलाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसकी डेफिनेशन पता नहीं बुक में आई है नहीं, आप फिर भी देख लें। कहता है कि स्पेस या एरिया या रीजन अराउंड द अर्थ, जमीन के गिर्द, जमीन के इर्द गिर्द वो जगह, वो रीजन, वो स्पेस, ठीक है, जहां पर वो क्या कर सके, फोर्स लगा सके, कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर आएगा। जाहिर है, अब इस फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जमीन उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर कोई इस फील्ड से बाहर होगा, वो अट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, तो कहेगा द एरिया स्पेस रीजन अराउंड द अर्थ वेयर इट अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इटसेल्फ, जमीन उसको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है ना। हाँ जी, कब खींचेगी, व्हेन इट कम्स इन द फील्ड ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा तो वो उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, वो जगह क्या कहलाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो ये थी हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड। अब बेटे, एक और बात, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसकी सरफेस पे है, जिसका मास m है, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रही है, ऑब्वियसली उसका जमीन के सेंटर से आपको पता है डिस्टेंस, सर्कल का रेडियस r होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस वही हमारा मैटर करेगा। तो बेटे, तो देखें, तो अब हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कुछ इस तरह से था कि F इज इक्वल टू Gm1 m2 ओवर d स्क्वायर। तो बेटे, अगर मैं कहूं कि जो हमारा m1 है ना, m1
m1 हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का मैस है जो अर्थ की सरफेस पे है, ठीक है। और मैं बोलूँ कि m2 हम कह देते हैं कि मैस ऑफ अर्थ है, जमीन का मैस, क्योंकि इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, एक अर्थ है और एक वो ऑब्जेक्ट है जो उसकी सरफेस पे है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इनके दरमियान वो d को मैं कह दूं रेडियस r है, ये स्मॉल हो या कैपिटल फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इस तरह ये फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से डिराइव होगा, देखिएगा F इज इक्वल टू जी एम मैस ऑफ अर्थ और ये स्मॉल m ओवर r स्क्वायर। तो इस तरह ये फार्मूला लिखा हुआ है, वेयर ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन टू यू, ठीक है ना, इन दिस फॉर्मूला। तो अब आप देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट सरफेस पे है उस पर फोर्स लग रही है, ऑब्वियसली लग रही है। लेकिन अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो एक सर्टेन हाइट पे चला गया, जैसे अब मैं देखेंगे, हाँ मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करूंगा क्योंकि ये अर्थ है, ठीक है। हाँ, ये इसका सेंटर से डिस्टेंस r है रेडियस, और एक ये ऑब्जेक्ट है सर्टेन हाइट पे है, ये हाइट है h, ठीक है। तो क्या ख्याल है, इस पर फोर्स लग रही है? अगर ये फील्ड में है ना इसकी ग्रेविटी की, तो इस पर फोर्स लगेगी, ठीक है बच्चों। हाँ, लेकिन ग्रेविटी से बाहर चलेगा, नहीं लगी, तो ये हाइट पे है। तो ये फार्मूला कैसे लिखेंगे अब देखिएगा, F इज इक्वल टू जी एम एम ओवर r प्लस h होल स्क्वायर। उम्मीद आपको समझ आ गया। अब बेटे देखें, हाँ अब जमीन के साथ कॉन्टेक्ट हो या ना हो, ये ग्रेविटी की फोर्स फिर भी एक्ट कर रही है। इसका मतलब है ये जो ग्रेविटी की फोर्स है ना बच्चों हमारी, ये हमारी कॉन्टेक्ट भी है और नॉन कॉन्टेक्ट भी है। तो एमसीक्यूज में आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टेक्ट भी है, कॉन्टेक्ट भी है। कॉन्टेक्ट में हो या ना हो, जैसे वो सेब गिरा है, उसका जमीन से कॉन्टेक्ट नहीं था, हवा में था, वो नीचे क्यों गया? ड्यू टू ग्रेविटी, उसका कॉन्टेक्ट नहीं था जमीन से, लेकिन फिर भी जमीन की तरफ खींचा चला गया, इसलिए इसे हम कहेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट भी है, नॉन कॉन्टेक्ट भी है, ठीक है बच्चों। हाँ, फिर इसी तरह अब क्योंकि ये फोर्स लगी सिर्फ इस रीजन में रही है, इस रीजन को हम बोलेंगे, इसलिए इसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं उस रीजन को, और उस फोर्स को बोलेंगे हम फील्ड फोर्स। अ फोर्स दैट इज एक्टिंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फील्ड फोर्स, ठीक है ना, विच इज एक्टिंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब बेटे देखिए फोर्स एक्ट करेगी। अब आपको मैंने पहले भी बताया कि आपके पास एक फेदर है, परिंदे का पर है, और एक ईंट है, दोनों को आप ऐसे थ्रो करेंगे एक हाइट पे जाके, कौन सबसे पहले जमीन पे पहुंचेगा? ईंट, ऑब्वियसली। ब्रिक, उसका मैस ज्यादा है इसलिए, ठीक है ना बच्चों। और जो फेदर है, परिंदे का पर है, वो बड़ी स्लोली स्लोली धीमे धीमे स्लो मोशन में आराम आराम से आएगा, ठीक है ना, क्यों? उसका मैस कम है। तो यही रीजन है ग्रेविटी की। तो कहता है, आपने जैसे चैप्टर 3 में मैस एंड वेट में वेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। जमीन अपनी तरफ किसी चीज को खींचती है ना, वो किसके इक्वल है? उसके वेट के इक्वल है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो इसकी यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्या नाम बताया मैंने? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखिएगा, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना, force of gravitation acting per unit mass of a body is called gravitational field strength या strength of gravitational field। इसका सिंबल होता है G और इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन पर केजी। मतलब अगर 1 केजी है तो 10 न्यूटन की फोर्स, 10 केजी है तो 100 न्यूटन की फोर्स। तो इसी वजह से जिस पर 100 न्यूटन लग रहा है और जिस पर 10 न्यूटन लग रहा है, ऑब्वियसली 100 वाला ज्यादा स्पीड से नीचे मूव करेगा जमीन की तरफ, 10 वाला कम से करेगा, ठीक है। मेरा आपको समझ आगे होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ना है मैथ्स ऑफ अर्थ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। हाँ जी, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल का, ठीक है, जहाँ से आप इसमें प्रीवियस तमाम टॉपिक भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, और इसे ऑनवर्ड्स भी। तो बेटे अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके, ठीक है बच्चों। हाँ जी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।